मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ वो आप लोग कीजिए प्रश्न, और 2-3 बार जरूर वीडियो को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको लाइव क्लास 6 बजे शाम को चलता है, शाम को 6 बजे और 9 बजे, और आपके ये जो साइंस क्लास है आपका 8 बजे चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तीनों बैच में जरूर जुड़िए। और देखिए आपको 6 बजे जीके चलता है, ठीक है, जिस पर आपका खान सर का थंबनेल मिलेगा। और ये आपका 8 बजे आपका साइंस का चलता है, और 9 बजे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। वहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी को जवाब देना है, ठीक है। तो ये तीनों क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, और बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये सब क्लास जो है बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं पढ़ा हूँ ना, तो मैं भी गरीबी से पढ़ा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि गरीबी क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है। इसलिए आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है, आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग यांत्रिकी स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी में जितना ही प्रश्न है इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न को हम लोग खत्म करेंगे। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और डेली आप लोग 8 बजे साइंस के लिए जुड़िए, ठीक है, 8 बजे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना एग्जाम में ये सब प्रश्न जो पूछा हुआ है। मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए आप लोगों को भी हम सिलेक्शन दिलवाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है, कार्य एक मात्रक है। कार्य एक मात्रक आप सभी को बताना है कि कार्य एक मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य का मात्रक आपको जूल होता है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई कौन सी होती है, आप सभी को बताना है कि दूरी की इकाई क्या होता है। तो देखिए जो दूरी की इकाई होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का इकाई होता है। बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल का आपका एसआई मात्रक क्या होता है बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग भी आंसर को कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो बल का एसआई यूनिट कहिए चाहे मात्रक कहिए, बात एक ही है। बल का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को बताना है चाल की एसआई इकाई क्या है। चाल की जो एसआई मात्रक क्या होता है बताना है। तो देखिए जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। पार्सेक इकाई है, बताना है आपको पार्सेक किसका मात्रक होता है। पार्सेक बताइए फटाफट, आप लोग आंसर को जवाब दीजिए। पार्सेक जो है किसका मात्रक होता है। तो देखिए जो पार्सेक होता है ना वो दूरी का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूरी का मात्रक पार्सेक होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड की कौन सी इकाई है जो आपको माप की दर की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हबल नियतांक। जो हबल नियतांक है आपका ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है, हबल नियतांक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है। जो ल्यूमेन है आपका किसका मात्रक है। ल्यूमेन बताना है आप सभी को कि ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। तो देखिए जो ल्यूमेन है आपका ना ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ल्यूमेन। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं ये सब प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। बस आप लोग कंप्लीट इस सेशन को कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि साइंस आपको स्टार्ट हो चुका है। अब आपको डेली 8 बजे जुड़ना है साइंस के लिए, और आपका साइंस बिल्कुल कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आपका 0% भी तैयारी है तो 0% में आप एक और 0 लगा लीजिए, और आपका सामने 1 लगा लीजिए। बस आपका इतना तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग जुड़िए सही। पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल जो है किसका इकाई होता है। तो पास्कल जो आपका इकाई होता है ना वो आपका दाब का होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। पास्कल जो मात्रक होता है दाब का होता है। और भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है बताइए। भौतिक मात्रा कहिए या ज्योति कहिए, इसका मात्रक क्या होता है। तो भौतिक मात्रा या ज्योति जो होता है ना इसका मात्रक लक्स होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, लक्स। कैंडेला मात्रक है, जो कैंडेला है ना कैंडेला किसका मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कैंडेला मात्रक होता है वो आपका ज्योति तीव्रता का होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा ऊर्जा की इकाई क्या है बताइए। ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होता है। तो जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होता है तो जूल होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है ना वो जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है बताइए आप लोग। तो टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होता है ना, वो टेस्ला होता है। इसलिए आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है क्या मापता है? तो जो आपका हर्ट्ज है, हर्ट्ज आपका मापता है तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हर्ट्ज है आपका तरंगों की आवृत्ति मापता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो जो विद्युत है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? तो विद्युत मात्रा की इकाई होता है आपका एम्पियर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यानी कि एसआई पद्धति में लेंस का मात्रक पूछ रहा है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति का इकाई है वो डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो डायप्टर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता जो है क्या मापता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई आपका होता है डेसिबल। राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल मापता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। विद्युत धारा को नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत धारा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताइए। देखिए जो विद्युत धारा है इसको हम लोग एम्पियर में व्यक्त करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, बताना है आप सभी को कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कूलाम। जो कूलाम है ये आपका विद्युत आवेश का मात्रक है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है। तापमान का जो एसआई मात्रक क्या होता है, आप सबको बताना है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है, आप सबको बताना है। तो किलोवाट प्रति घंटा। ये आपका विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होता है, किलोवाट प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। संवेग का जो एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर भी हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये संवेग का मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, ये आपका बिल्कुल राइट है। तो केवल यहाँ पर एक नंबर सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है आपका अति दीर्घ दूरियां मापता है, तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है बहुत दूरी को मापता है, लंबी दूरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, आप सबको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है ऊर्जा का मात्रक, आपको इसमें से चूज करना है। तो देखिए जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर ये सब के सब ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो जो दीप्त तीव्रता होता है इसको नापने के लिए एसआई मात्रक इसका क्या होता है? तो इसका ना जो एसआई मात्रक होता है ना आपका, वो कैंडेला होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। दीप्त तीव्रता नापने के लिए एसआई मात्रक कैंडेला होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रता मापता है जो एसआई पास्कल में, मतलब जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है? बताइए पास्कल द्वारा क्या मापी जाती है जो वही मापेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, टॉर्क है। जो टॉर्क है ना ये दोनों एक समान मापता है, जो ये मापेगा जो ये मापेगा। ठीक है, तो टॉर्क दोनों एक जाति का है। निम्न में से ऊष्मागतिकी जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मागतिकी के तापमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, आप सभी को बताना है। ऊष्मागतिकी के तापमान का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। राइट आंसर डी हो जाएगा, केल्विन होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, किए गए कार्य की इकाई क्या है? बताइए किए गए कार्य की इकाई का मात्रक, मतलब आपको बताना है मात्रक कि कार्य का मात्रक क्या होता है। सिंपल तरीका में समझिए कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कार्य का मात्रक होता है ना जूल होता है। ठीक है,
त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको सही फार्मूला का इस्तेमाल करना है, कौन सा है? तो देखिए त्वरण बराबर होता है v-c/t। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v-c/t होता है त्वरण ए बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्वरण का SI मात्रक है, बताइए त्वरण का जो SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपको सूची 1 दिया है, एक तरफ आपको सूची 2 दिया है, ठीक है। आप सभी को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर उच्च वेग जो है ना, आपको उच्च वेग मैग को मापता है, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होता है, दाब जो है दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर एक तरफ मात्रक एक तरफ उसका राशि दिया, ठीक है ना। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन से करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है भौतिक राशि, एक तरफ दिया है उसका मात्रक, ठीक है। तो दूरी का मात्रक आप लोगों को बताना है किसका मात्रक है। आप लोगों को इधर मिलान करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो दूरी है ना, दूरी का जो मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रक आपका हो जाएगा मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा आपका हो जाएगा कूलम्ब, और आपका ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक तरफ भौतिक राशि दिया है और एक तरफ आपको मात्रक दिया हुआ है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो राइट यहाँ पर आपको 1/4 हो जाएगा। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, और कृत कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है, और आपका आवेग का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो इसका अनुसार आपका ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। एक यहाँ पर 4 बता रहा है, तो एक आपको 4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है आप सभी को बताना है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। बताइए आप लोग। देखिए कोणीय गति का होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। एक लकड़ी है, झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा। मतलब एक लड़की है और झूले पर झूला झूल रही है, ठीक है। लेकिन जब लड़की खड़ा हो जाएगी तो झूला का आवर्तकाल पूछ रहे हैं क्या होगा। तो देखिए आपका जो झूला का आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा, झूला का आवर्तकाल कम हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम को लेकर है। घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, ठीक है। घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। मेज के जो कोणीय वेग है ना वो कम हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। यह किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगा? यदि किसी वस्तु को चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को दोगुना किया जाता है ना तब उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। जब किसी भी वस्तु के वेग को दोगुना करेंगे तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? बताइए। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों अंतर होता है? तो अंतर आपका होगा क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तनीय होता है, इसीलिए द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। जिसमें आप लोग चांद पर जाते हैं तो चांद पर जाने के बाद आपका जो द्रव्यमान है ना, मास आपको वही रहेगा, लेकिन आपका जो वेट है बदल जाएगा, आपका भार जो है बदल जाता है, ठीक है। आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। बताइए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। आपको बताना है कि यह क्या है। यह गैलीलियो का नियम है या न्यूटन का कौन सा नियम है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति का ये विषय प्रथम नियम है। ये प्रथम नियम है, जब तक उस पर हम लोग कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने स्थान से परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये प्रथम नियम है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है?
तो किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये किसी पिंड मतलब किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, बताइए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के से संबंध बल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप लोग इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है आपको, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है, बताना है आप सभी को। तो देखिए उसको न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं, उसको न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, बताइए। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम, राइट आंसर सी हो जाएगा। तृतीय नियम के कारण, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण हम लोग जल में तैर सकते हैं। तो राइट आंसर आपको सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? बताना है आप सभी को कि कोई भी पिंड है तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई भी आपका बाह्य बल कार्य नहीं करता है, और यह कथन किसका है बताइए। आप लोगों को बताना है कि यह किसने कहा था, ये कौन सा वैज्ञानिक ने कहे थे। तो ये आपका न्यूटन ने कहे थे, न्यूटन साहब ने कहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से, बताइए। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलती है? तो देखिए न्यूटन के पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा। न्यूटन के पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है और दूसरा गति नियम से आपको बल का व्यंजक। यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, बताइए। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो देखिए उसको कहा जाता है जड़त्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको जड़त्व कहा जाता है। मतलब सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, बताइए। किसी नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, बताइए वो कौन सा नियम है। तो उस नियम को कहते हैं हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम को ही हम लोग न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है वो किस कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण वो घोड़ा आगे बढ़ पाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें जो बैठे हुए यात्री होते हैं वो आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बताइए। जब एक बस है, मान लीजिए बस है और बस ये चल रही है, लेकिन एक पे ये ब्रेक मारेगी तो जिसमें यात्री हैं वो आगे की ओर गिरेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आगे यहाँ पर जो आपका मतलब जो आगे सबसे बैठे होते हैं यात्री, यहाँ पर ये शीशा के पास में वो शीशा फोड़ कर आगे फेंका जाते हैं। आप लोग किसी भी फिल्म में देखे होंगे। तो ये कौन सा नियम के कारण होता है, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा नियम के कारण होता है। तो देखिए न्यूटन का पहला गति नियम है, ठीक है। न्यूटन का पहला गति नियम है, राइट आंसर बी हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको ये हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम पर आपका जो रॉकेट है काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, बताइए।
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो उस पर जो बैठे हुए मतलब अश्वारोही होता है उसके गिरने का आशंका होता है। क्यों होता है बताइए, किसके कारण होता है? तो विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व के कारण वो जो उस पर बैठे हुए जो व्यक्ति होता है वो गिरने लगता है विश्राम जड़त्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है बताइए। मतलब एक खिलाड़ी है और बॉल को जब आएगा बॉल तो हाथ में लेकर वो पीछे हाथ को कर लेता है, क्यों करता है बताइए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसीलिए वो हाथ को पीछे खींच लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बल गुणनफल है, बताइए बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है बल? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। यानी कि बल F बराबर क्या होता है, यानी कि M गुण A। तो M क्या है, द्रव्यमान, और त्वरण आपका ये हो जाएगा। तो जो बल है गुणनफल किसका, तो द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित बताइए क्या होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है बताइए। तो देखिए भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, भार घट जाता है लेकिन मात्रा आपका वहीं रह जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है बताइए। यदि हम भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान में क्या परिवर्तन होगा आपको यही बताना है। तो देखिए जी का मान आपको बढ़ेगा। यदि आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान आपको बढ़ेगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में 54 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 55 नंबर प्रश्न से करने वाले हैं। देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट का डाउट नहीं रह पाएगा, बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका जीके का भी सेशन चलाया जा रहा है 6 बजे और जीएस का तो चल ही रहा है आपका 8 बजे, और आपका ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा है आप यानी क्यूज 9 बजे रात को। ठीक है, तो आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। बस आप मतलब कोई भी सरकारी जॉब में ज्वाइन कर जाएंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ऐसी पहली बार सेशन चलाया जा रहा है आप लोगों को देखते हुए। ठीक है, मैं भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजरा हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री सेशन है। आप कभी भी आकर पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।